गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप में से कई सारे बच्चे मुझसे बोल रहे थे कि सर ये जो आप किताब पढ़ रहे हो द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस, इसके बारे में आप मुझे हमको रोज बताओ, थोड़ा थोड़ा पढ़ के बताओ कि क्या लिखा है इस बुक में। बताऊंगा। अभी मैं बुक को पढ़ रहा हूँ, शुरुआती 25-30 पेज तक ही पहुंचा हूँ मैं, टाइम थोड़ा कम मिला था तो मतलब पहले थोड़ा पढ़ लूँ फिर समझ लूँ उस किताब को। इतने मतलब ये बहुत ही समझ लीजिए आपकी ये एक प्रकार की जो न्यूरोलॉजी की बुक है, इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुक है, उस प्रकार से बुक लिखी गई है। ठीक है, बहुत अच्छा बताया गया है इसके अंदर और बताता हूँ उसके बारे में मैं आपको। लेकिन आज सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बोलूँगा कि आज से एक नया दिन शुरू हुआ है कि आज क्रैश कोर्स का डे 1 है। ठीक है, और आपने देखा होगा क्रैश कोर्स के डे 1 में फिजिक्स का एक लेक्चर, एक केमिस्ट्री का लेक्चर, एक बॉटनी का, एक जूलॉजी का लेक्चर रिलीज हुआ है। जो बच्चे सच में, कुछ बच्चों का बोलना है सर क्या क्रैश कोर्स से हम जो है वो 600 तक पहुंच सकते हैं। देखो बेटा, नंबर एक बात यह है कि आपको बेसिक्स कुछ पता आपको होना चाहिए। ठीक है, यदि बेसिक्स जीरो है, बेसिक बिल्कुल जीरो है, तो फिर क्रैश कोर्स से उतना एडवांटेज मिल नहीं पाता है। कारण ये है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है आपके। और क्रैश कोर्स में क्या होता है, टाइम कम होता है, तो एक चैप्टर जो है वो एक लेक्चर में या 2 लेक्चर में पूरा होता है। जब कोई एक चैप्टर को हम एक लेक्चर में या 2 लेक्चर में पूरा करते हैं तो उसका मतलब ये है कि हम बिल्कुल स्पून फीडिंग पर एकदम बेसिक से शुरू नहीं कर पाते। हमको एक फाउंडेशन चाहिए होता है, उसके ऊपर हम चीजें बता पाते हैं। तो क्रैश कोर्स इज बेसिकली फॉर द इफेक्टिव रिवीजन। क्रैश कोर्स इज फॉर टू रिकॉल द थिंग्स की जो एग्जाम में आ सकती है। क्रैश कोर्स जो है जिन्होंने एक फाउंडेशन या बेसिक लेवल तक पढ़ रखा है, उनके नंबरों को बढ़ाने के लिए होता है। मैं इसको ऐसा नहीं बोलूंगा कि 600 प्लस जाएगा नहीं जाएगा क्रैश कोर्स से। मैं बोलूंगा आप जहां भी खड़े हो वहां से आपके 200-250 नंबर, 300 नंबर बढ़ सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी ईमानदारी पे। क्रैश कोर्स को पूरी ईमानदारी से फॉलो करोगे आप, की नोट्स को ध्यान से पढ़ोगे आप, डीपीएस कोई मिस नहीं करोगे आप, कोई भी वीकली टेस्ट मिस नहीं करोगे आप, ठीक है, कोई भी लेक्चर मिस नहीं करोगे आप, 300 नंबर बढ़ेगा। लेक्चर छोड़ दिए आपने, सिर्फ डीपीएस किया आपने, सिर्फ की नोट्स पढ़े आपने, 200 नंबर बढ़ेगा। ठीक है, 100 नंबर का फर्क इसलिए क्योंकि लेक्चर के दौरान कई चीजें ऐसी बताते हैं जो ट्रिकी होती हैं। ठीक है, तो उससे 50-100 नंबर का फर्क पड़ जाता है। तो मेरा मानना यह है कि आप ये मानकर चलिए कि आप जहां भी हैं वहां से 200-250-300 नंबर आप बढ़ा सकते हैं क्रैश कोर्स से, ऐसा मान के चलिए आप। ठीक है, तो क्रैश कोर्स बहुत इफेक्टिव टूल है रिवीजन के लिए। तो आज से शुरू हो चुका है। तो आप जिन बच्चों ने नहीं लिया है तो प्लीज है ना, आप मैं 2-3 दिन में एडमिशन बंद कराने वाला हूं, क्योंकि मैं अभी हमारा फोकस फिर किस पर है, ये जो है आपका एग्जाम का, अभी जितने बच्चे आके उन पे हमारा पूरा फोकस है। ठीक है ना, तो ऐसा अनंत काल तक कोई चीज खुली नहीं रहती, क्योंकि उसमें क्या होता है, बैकलॉग लगता है। फिर बच्चे लेट आते हैं तो सेटिस्फाइड नहीं होते तो वो डिसकंटेंट क्रिएट होता है। तो वी डोंट वांट एनी काइंड ऑफ डिसकंटेंट इन अवर बैचेस। ठीक है ना, तो अभी 2-4 दिन का वक्त है, आप जितना होना है बच्चों को इनरोल कर लीजिए। ठीक है, सेकंड, इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये, ग्लेडिएटर बैच में बेटा सीटें अबाउट टू फुल है। जिन बच्चों को ऐसा लगता है ना, मतलब मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो नीट 2024 दे रहे हैं, कि मैं उनकी बात करता हूँ जिन्होंने तय कर रखा है कि भाई हम 12th में हमको आगे क्या करना है, 25 करना है नहीं करना है मेरे को। तो रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है बेटा, कुछ सीटें बकाया है उसमें, तो उसमें पहले राउंड में केवल 160 बच्चों को एडमिशन उसमें दिया जा रहा है। ठीक है ना, तो वो भी देख लीजिए एक बार। ठीक है, बता दीजिए, लोगों को इन्फॉर्म कर दीजिए। देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा कि बायोमेंटर जो है अखबारों में, बड़े बड़े होर्डिंग्स में, बड़ी बड़ी चीजों में बहुत सारा पैसा खर्च नहीं कर सकता है। तो जो स्ट्रेंथ है उसकी वो आप ही है। और कई बच्चों को लगता है सर इस पैसे, मान लो आपने बहुत बड़ा कोचिंग बन गया तो आप क्या करोगे इस पैसे का। मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है बच्चों की जो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर पहुंचे हैं, जिनकी आर्थिक मदद के लिए हमारे पास पैसा कम पड़ रहा है। ठीक है, अब कई बच्चे बोलते हैं सर मेरे पास तो 500-1000 रुपया भी नहीं है, मैं क्रैश कोर्स की फीस नहीं दे पाऊंगा। तो अब मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन करता हूं, जो रिक्वेस्ट आप मुझसे करते हैं क्या आप ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर पाएंगे? क्या मेडिकल कॉलेज में जाकर आप एडमिशन के लिए तब आप कैसे मैनेज करेंगे? तो मेरा बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है कि आप बायोमेंटर्स को जो कंट्रीब्यूट कर रहे हो ना, वो पैसा आपके ही अपने जैसे कई बच्चे जिनको आर्थिक मदद की आवश्यकता होती है, उनके काम आता है पैसा वो। ठीक है, तो मैं पहले कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि ये एक कंपनी है, रिस्पॉन्सिबल कंपनी है, जिसका पर्पस ये है कि हम प्रॉफिट को मैक्सिमम बच्चों के लिए ही यूज करें, हम ये पर्पस है। ठीक है, अब रही बात
कि हमारे ऊपर क्या होता है कि जैसे होता है ना घर में पेरेंट होते हैं कि उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है, तो वैसी जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है। किसी बच्चे का हॉस्टल का फी, किसी कॉलेज का फी, हमारी पहली प्रायोरिटी गवर्नमेंट कॉलेज का फी भरना, दूसरी प्रायोरिटी कि भैया और दूसरे एक्सपेंस को मीट आउट करना जो बहुत एसेंशियल है उनके लिए। और ये किसी एक के लिए नहीं करते, कई बच्चे होते हैं उनके लिए करते हैं, पूल के लिए करते हैं एंड थ्रू अवर एनजीओ करते हैं। तो वी डोनेट फंड टू द एनजीओ एंड एनजीओ के बाद वो जाता है, उसके एप्लीकेशन फॉर्म निकलते हैं मार्च के आसपास, ठीक है ना। और एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद भी एक बार निकलते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि ये आपकी, अब लेकिन सबको मिलेगा ये भी मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ, ये मेरिट बेस पे होता है, ये मेरिट बेस पे होता है, ठीक है ना। तो ये समझ लीजिए कि रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है जो मैंने कहा चैरिटी विद डिग्निटी में मेकिंग करते हैं। हम मांग कर नहीं कर सकते हम, ठीक है ना। हम किसके सामने हाथ फैलाएंगे? हमने 100 कंपनी को अप्रोच किया CSR के लिए, उसमें से 2 कंपनी मैं मान गया हूँ कि 2 कंपनी सबसे रिस्पॉन्सिबल कंपनी है देश के अंदर। एक तो जो है वो एवरेस्ट मसाला ग्रुप जो है, उन्होंने हमारी पूरी बात को देखा समझा उन्होंने, और उन लोगों ने हम लोग को जो है वो कुछ तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए के आसपास का उन्होंने योगदान दिया, जिससे हमने 3-4 बच्चों की फीस भरी हमने, ठीक है। हमने कुछ मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट कराया गरीब बच्चों के लिए। इसके अलावा मैं नाम भूल रहा हूँ, एक कंपनी और है उसने भी हेल्प किया हमारा। फिर इसके अलावा एक डॉक्टर साहब उन्होंने हेल्प किया एक बच्चे को स्पॉन्सर करने में। तो लोग जुड़ते चले जाते हैं पॉजिटिव माइंडसेट के, जैसा आपका माइंडसेट था लोग जुड़ते चले जाते हैं, ठीक है। तो मेरा मानना वही है कि बेटा कि अभी भी मौका नहीं चुका है। यदि आपको लगता है ना कि आप मतलब सिर्फ मैं वही बोलता हूँ कि बायोमेंटर्स के ऑफिशियल कमांडो को ही हेल्प मिलती है, नॉन ऑफिशियल को हेल्प नहीं मिलती। जब ऑफिशियल कमांडो होंगे, आप डिजर्विंग होंगे, आप हमारी मेरिट के अंदर आ पाएंगे, हमारे क्राइटेरिया में आप फॉल करेंगे, देन वी विल डेफिनेटली हेल्प यू। जो बन पड़ेगा हेल्प करेंगे। कई बच्चे वेटिंग में भी हो उसमें का कारण ये है कि फंड ही नहीं इतना, ठीक है। और अभी प्रैक्टिकल बात ये है कि अभी जो कमांड सेंटर बनाना उसमें जो हमने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा पैसा लग गया उसमें, ठीक है। तो वो अभी तो मतलब मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि मैं आपसे मांग नहीं रहा हूँ कुछ, मैं आपसे मैं बोलता हूँ कि भैया कम से कम अपने ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करने की भूमिका तो निभाएं हम, ठीक है। अपने खुद के ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करने की, आप भी उतनी स्टेक होल्डर जितना मैं हूँ उसका, जैसा मैं हूँ वैसे ही आप है उसके लिए, ठीक है ना। तो हमारी जो है हम सबको क्यूमुलेटिवली लोगों तक पहुंचाना है इसको, ताकि ये पैसा जो है प्रॉफिट का ये बच्चों की फीस में जाए, अखबारों के विज्ञापन में ना जाए। यदि मैं दैनिक भास्कर में या टाइम्स ऑफ इंडिया में फुल पेज का ऐड मारूंगा 10 लाख 15 लाख रुपए जाएगा, उससे मैं सोचता हूँ कि मैं 30 बच्चों की 50 हज़ार रुपये फीस भर पाऊंगा। मैं कम से कम उनको मैं 20 हज़ार रुपये कई बच्चों को कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा उनके उनके कॉलेज की बुक्स के लिए, दूसरे खर्चे के लिए, हॉस्टल की कुछ महीनों की फीस के लिए। तो मेरे दिमाग में हमेशा प्रायोरिटी आती है कि मेरे लिए प्रायोरिटी क्या है, अपना ब्रांड प्रमोट करना या बच्चे की हेल्प करना, मेरे लिए प्रायोरिटी क्या है, ठीक है। तो मैं और मुझे कोई दिल में कन्फ्यूजन भी नहीं है, लेकिन मैं वही बोलता हूँ अब मेरे लिए कौन काम करेगा, मेरे लिए मेरे बच्चे काम करेंगे जो हेल्प करेंगे। विजन बैच में 12th के एडमिशन ओपन हो चुके हैं, एम्बिशन में 11th के एडमिशन ओपन हो चुके हैं, फिर ग्लेटर बैच ऑफलाइन वाला ओपन हो चुका है, टारगेट बैच 1 जून से शुरू होता है, सालों से सबसे सफलतम बैच में से एक टारगेट बैच उसमें। तो मतलब कहने का मतलब है कि आपको ये चीजें बतानी पड़ेंगी दूसरे को, तब तो हम लोगों तक पहुंचेंगे। नहीं तो क्या होगा, एक दिन जब मुझे लगेगा मैं पहुंच नहीं रहा हूं तो मैं सारे खर्चे बंद करूंगा बाहर के और पूरा पैसा मैं एडवर्टाइजमेंट में लगाऊंगा, ठीक है। तो एक झटके में इंस्टीट्यूट ऊपर आ जाएगा। लेकिन मुद्दा वही है ना, उससे कितने 100 बच्चे ऐसे हैं, कितने बच्चे ऐसे जिनकी मैं मदद नहीं कर पाऊंगा। फिर मैं आई बिकम ए प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आई विल बिकम ए दैट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब मैं मेरी सोच होगी कि मैं किसी को अंदर लाऊं और पैसा लगवाऊं, उसको पैसा कमा के दूं, ऐसे एक साइकिल में चक्री, वो चक्री से बाहर निकल चुका हूं, उसमें हूं नहीं मैं। कई बार मुझे लगता है कि शायद मैंने इतने साल तक एक बड़े से डायबिटीज के अस्पताल को खोल के उसमें काम किया होता, तो बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आ रहे होते हैं, इस समय भीड़ लगी होती है कि डॉक्टरों का काम कर। फिर मैं सोचता हूँ कई बार कि यार डॉक्टर बनाना ज़्यादा बड़ी बात है, डॉक्टर बनकर मरीज ठीक करना ज़्यादा बड़ी बात। मतलब मेरे लिए आज मेरे लेवल पे थी, मेरे को भगवान ईश्वर ने स्किल दिया है पढ़ाने का, तो मुझे उस स्किल का कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए ये मुझे सोचना है। क्योंकि मैं पेशेंट भी जब आता है ना, तो पेशेंट भी सोचता है कि डॉक्टर साहब लेक्चर दे रहे हैं, मैं आधा घंटा 15-20 मिनट उसको एजुकेट करता हूँ, अच्छी फीस लेता हूँ, लेकिन एजुकेट करता हूँ उसको मैं, फीस में कोई कमी नहीं करता मैं डॉक्टरी में। उसके पीछे बड़ा कारण है कि मैंने डॉक्टर बनने के लिए मैंने सालों लगा दिए हैं। अब जो पैसा है वो मेरे स्किल का है, मेरे बोलने का, मेरी दवा लिखने का। मेरे पास बहुत ही प्रोमिनेंट पेशेंट हैं, मैं आपको नाम नहीं ले सकता हूँ, कि आप समझ लो बॉलीवुड के भी टॉप के कई स्टार्स हैं, उनको भी मैं कंसल्ट करता हूँ। सर आप तो बहुत अमीर आदमी होंगे, सर आप तो ऐसा, तो ऐसा है कि कुछ भी यदि हम हैं तो वो अपनी एफर्ट पे हैं, और वो एफर्ट से हमको हमारे परिवार को भी तो चलाना है, हमको हमको हमारे परिवार को चलाना है, हमारे ऊपर और भी जिम्मेदारियां होती है, हमको हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंट्रीब्यूट करना होता है। तो बहुत सी मैंने
दिस इज द ईयर कि जब मैंने जो है वो इस साल पूरा सैलरी, बच्चे की लिस्ट लंबी थी, मैंने पूरा सैलरी अपना डोनेट किया अपने एनजीओ को। मेरा जितना सैलरी आया एनवायरमेंटल सब मैंने डोनेट किया एनजीओ को, ताकि वहाँ से बच्चों की मदद हो सके। ठीक है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप समझिए जिम्मेदारी को, कि आपको लगता है कि ये तो मतलब आप जब सबके बराबर पर तोल देते तो बड़ा बुरा लगता है वो। खैर, काम की बात करते हैं। अभी काम की बात ये है कि भैया आज से 30-40 दिन जो है जमकर मेहनत कर लो, क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है। ठीक है, अब आते हैं अपनी इस बुक पे। एक बहुत अच्छी बात लिखी इस बुक में कि ये किताब लिखी किसने, मैं इसके ऑथर के बारे में जाना, मैं मैक्स वेनेट के बारे में। मैक्स वेनेट जो है वो को फाउंडर और सीईओ है एलवी कंपनी के। एलवी कंपनी न्यूयॉर्क की एक एआई कंपनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करने वाली कंपनी है। और ये एक ऐसे व्यक्ति और 35 साल का लड़का है, ये बहुत ही एक्सपर्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, बहुत काम किया उन्होंने, बड़ी बड़ी कंपनियां 2-3 उन्होंने बनाई हुई है इन्होंने। और इन्होंने वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी से इन्होंने जो है वो मैथमेटिक्स में कोर्स किया हुआ है इन्होंने। और इनको जो है वो कुछ इकोनॉमिक्स के ऊपर भी इन्होंने रिसर्च किया हुआ, उनको बड़े प्राइज मिले हुए हैं। और ये फॉर्ब्स की मैगजीन आती है जो फोर्ब्स 30 अंडर 30 के इंटरनेशनली ये सबसे अमीर 30 साल से कम उम्र के अमीर लोगों में शामिल है इनके। तो मैक्स वेनेट बहुत टैलेंटेड व्यक्ति है। तो इन्होंने कहा कि जब मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहा था ना, तो मैंने देखा बहुत लिमिटेशन है, हमारे पास ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो हमने फिर क्या किया, हमने एक रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू की। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब है जैसे चीन करता है, अमेरिका कुछ खोजता है, चीन उस सामान को लेता है और उस सामान को पूरा खोल कर देता है। छोटे बच्चे नहीं करते, खिलौना खोल के देखते खिलौना में कहाँ पे क्या था और कैसे काम कर रहा था। चाइना रिवर्स इंजीनियरिंग करता है। चाइना ने जैसे एक बार क्या हुआ कि अमेरिका का एक प्लेन था, एक फाइटर प्लेन था, वो चाइनीज बॉर्डर में चला गया वो, तो उन्होंने उसको नीचे डाउन करके नीचे उतार दिया। नीचे उतारने के बाद चाइना के लोगों ने देखा कि जो अमेरिकन जो प्लेन है, जो फाइटर प्लेन है, उसको पूरा खोल लिया उन्होंने, एक एक पुर्जा खोल लिया। खोलने के बाद पूरा उसका नक्शा मैप फोटो लिए बनाया, सब क्या कहाँ पे क्या जुड़ा हुआ था, पूरा खोल के बॉक्स में पैक करके यूएस को वापस भेज दिया कि भैया आपका हमारी टेरिटरी में था, तो हमने जासूसी तो नहीं की, उसको चेक करने के लिए पूरा खोला। अमेरिका ने इसका आपत्ति जताया और दोबारा उसको फिर रीअसेंबल किया। चाइना ने उसके 3 साल बाद सेम टू सेम प्लेन बना भी लिया, फाइटर प्लेन, रिवर्स इंजीनियरिंग करके। समझ गए कि अच्छा क्या क्या लगाया अमेरिकन लोगों ने, दिमाग क्या क्या लगाया, तो उन्होंने वैसे ही दिमाग लगा लिया। तो चाइनीज लोग कॉपी करने में एकदम एक्सपर्ट हैं, वो कि कोई भी चीज की कॉपी कर लेते हो। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि भैया जो चीनी लोग करते हैं ना, हम वैसे ही करते हैं, हम ब्रेन की रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, ह्यूमन ब्रेन को समझते हैं। लेकिन फिर दिक्कत इनको फिर समझ में बात आई कि यार ह्यूमन ब्रेन को समझना तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो मालूम इन्होंने क्या किया, इन्होंने चूहे के ब्रेन से शुरुआत की। इन्होंने कहा कोई भी कंप्यूटर काम कर रहा है उससे होशियार तो चूहा है। आज का जो चूहा है ना, उसका इंटेलिजेंस कंप्यूटर के अपने आप डिसीजन लेने के इंटेलिजेंस से ऊपर है। जैसे चूहा होता है, आवाज घर में आएगी, छिप जाएगा जाके, वो खाने की खुशबू आई, खाना खाने पहुंच जाएगा वो, ठीक है, रिप्रोड्यूस करेगा वो, फूड की तलाश करेगा वो, बिल्ली से बच लेगा वो, डिसीजन ले लेगा वो। तो उनका बोला कि डिसीजन लेने की क्षमता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो है वो हमको शुरुआत करना चाहिए चूहे से। तो ये चूहे पे पहुंचे, चूहे को ब्रेन का समझा इन्होंने, फिर चूहे के बाद में जो है वो बर्ड्स के ब्रेन को समझा इन्होंने, इंसानों के ब्रेन को समझ रहे हैं। तो ये ब्रेन के, और इन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई इस बुक में, बहुत अच्छी बात लिखी है कि आज दुनिया में जितने भी कंप्यूटर चल रहे हैं वो सारे कंप्यूटर जो है वो सेमीकंडक्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी पे होते हैं। उसमें जो है वो सिलिकॉन चिप लगी होती है, सब बाइनरी लैंग्वेज में चल रहे होते हैं, 1010 बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है ना। मतलब ये है कि जो है इलेक्ट्रॉन के फ्लो पे ही सारा इलेक्ट्रॉनिक्स टिका हुआ है ना, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉन के फ्लो पे टिका हुआ है। और इन्होंने कहा लेकिन ह्यूमन ब्रेन ऐसा नहीं करता है। ह्यूमन ब्रेन केवल एक न्यूरोट्रांसमीटर पर नहीं टिका हुआ है। ह्यूमन ब्रेन में 2 न्यूरॉन जब कम्युनिकेट करते हैं तो डिफरेंट टाइप के केमिकल वो यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स में होते हैं। मतलब हमारे पास पहली लिमिट तो ये कि इलेक्ट्रॉनिक्स में एक तरह का ही इलेक्ट्रॉन जो काम कर रहा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन के समान थाउजेंड्स ऑफ केमिकल हैं जिनके इंट्रैक्शन से न्यूरॉन कैसे रिएक्ट करेगा ये उसके रिसेप्टर पर डिपेंड करता है। थाउजेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के टाइप के थाउजेंड्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर है, थाउजेंड्स ऑफ टाइप रिसेप्टर है, और 2 ट्रांसमीटर मिलके कैसे 2 रिसेप्टर काम करेंगे तो उससे कई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो इन्होंने कहा हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बिल्कुल बेसिक स्टेज में, लेकिन आने वाले 50 सालों में हम इन चीजों को समझ लेंगे। इनका बोलना ये कि आने वाले समय में कंप्यूटर्स रोबोट इतने सक्षम होंगे कि उनके अंदर इमोशंस होंगे, उनके अंदर हमारे आपके से सूचनाओं को समझने की क्षमता होगी, वो हमसे कम्युनिकेट कर पाएंगे। सिर्फ रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, वो अपने आप को असेंबल कर पाएंगे, अपने आप को, अपनी आर्मी तैयार कर सकते हैं वो अपने से। अब ये बोलते हैं कि ये विनाश है, सही है, ये हमको भविष्य तय करेगा कि हम कैसे इसको लेके जाते हैं।
लेकिन इनका बोलना ये है कि इंसान का ब्रेन हमेशा सुपीरियर रहेगा, क्योंकि वो कहते हैं कि इंसान का ब्रेन वहां पे डिसीजन ले सकता है जहां पे कोई पहले की इंफॉर्मेशन नहीं है, उस पर भी वो डिसीजन ले सकता है। कई एग्जाम्पल दे रखे हैं उन्होंने। तो इस बुक को मैं आपको थोड़ा पढ़ लूँ, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मैं बहुत अच्छी किताब है जो बायोलॉजी बैकग्राउंड के बच्चे हैं ना, मतलब मैंने सेपियंस के बाद कोई किताब देखी है जो पढ़ने लायक है, वो है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, व्हाई द इवोल्यूशन ऑफ द ब्रेन होल्ड द की टू द फ्यूचर ऑफ एआई, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेडिकल फील्ड में क्या करेगा, ये सब बातें भी इसमें लिखी है। हम आगे बात करेंगे इस पर। आज इतना ही बोलूंगा कि आप मुझ पर भरोसा रखिए बेटा। एज ए गार्जियन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मैं जो करूंगा बेहतर करूंगा। मैं वही बोलता हूं आपसे कि आपको बायोमेंटर्स का साथ देना होगा, ताकि बायोमेंटर आगे चल के नीडी बच्चों का साथ दे पाए। और ये बहुत जरूरी है बेटा। समाज में जो है ना, परिवर्तन कभी ऐसे नहीं होता कि मैं अकेला परिवर्तन होता है समूह से, परिवर्तन होता है लोगों के जुड़ने से। पिरामिड बनाने पर परिवर्तन होता है। आप नहीं जुड़ेंगे कोई बात नहीं। मैं वही बोलूंगा, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। ठीक है, ईश्वर का दिया दाल रोटी चलता रहेगा, सब चलता रहेगा। लेकिन मैं कहता हूं कि हमको बड़ा कुछ करना है, अच्छा करना है, तो डोंट ट्रस्ट। देखो मैं फिर वो कहता हूं, मिनिस्ट्रीज पे भरोसा करेंगे, लोगों पे भरोसा करेंगे, नेताओं पे, तो नेताओं को तो पहला काम है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फीस 10,000 के ऊपर नहीं होना चाहिए सालाना। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर जो हॉस्टल है उसकी फीस 20,000 से ऊपर सालाना नहीं होना चाहिए। डिस्काउंटेड, रिबिटेड सब, क्योंकि आप गांव में भी नौकरी करवा रहे हो, आप अस्पताल में भी काम करवा रहे हो, आप सब तो करवा रहे हो हमसे। उसके बाद हम मेरिट में भी आए और 1-1 लाख फीस भी भरे हम। ये तो गलत है। सबको आवाज उठानी चाहिए, बोलना चाहिए कि भैया कम से कम प्राइवेट जितना लेना है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से ले लो भाई। वो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं तभी तो जा रहे हैं वहां पे। हम जो गरीब बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं खुद कहता हूं कि यदि मेरे समय में मेरे कॉलेज की फीस यदि 1.5 लाख रुपया होती तो शायद मेरे पिताजी पढ़ाने के पहले 2 बार सोचते, भेजू है ना भेजू, कुछ और कर लेते हैं, जबकि वो तो अच्छी पोजीशन पे थे। इतना आसान नहीं है। मैं वही कहता हूं कि जो ऑफलाइन सेंटर भी है ना, उन बच्चों के लिए जो अफोर्ड कर सकते हैं बेटा, नहीं तो ऑनलाइन बढ़िया चल रहा है। ठीक है, ऑनलाइन में। और जिन बच्चों को लगता है कि टारगेट बैच की क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज सर करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। टारगेट बैच हमारी प्रायोरिटी, सारे बैचेस हमारी प्रायोरिटी। ऑनलाइन के बैचेस का शेड्यूल पूरा लगे। एंड जो ग्लेटर बैच 1 है वो पहले फर्स्ट हाफ में ही उसका क्लासेस खत्म हो चुके होंगे। सेकंड हाफ पूरा का पूरा ऑनलाइन बैच के लिए रिकॉर्डिंग के लिए रखा गया सुरक्षित। ठीक है, और भी जो है वो ऑफलाइन बैच में जो मेन टीम ही काम करेगी। जैसे जब जावेद सर क्लास में पढ़ा रहे होंगे, अमर सर ऑनलाइन वाले बैचेस में पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, जब अमर सर इधर आएंगे, जावेद सर ऑनलाइन में पढ़ा रहे होंगे, तो ये ऑफलाइन में पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, ऐसे अमित शुक्ला सर है, ऐसे चिन्मय सर है, संजय सर है, एक आध टीचर और भी ऐड होने वाले केमिस्ट्री में। ठीक है, और इसके बाद जो है मैं हूँ, शैल मैडम है। ठीक है, और भी एक आध फैकल्टी को। लेकिन मैंने कहा ना, मेन टारगेट बैच पूरा मेरा। ठीक है, सब तो मतलब हम एफर्ट कर रहे हैं बेटा। भरोसा रखिए, आप शक की बिना पर मत सोचिए कोई चीज को। बायोमेंटर्स है तो भरोसा है और रजिस्टर्ड है। ठीक है, ये चीज चलो है ना। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।